हेलो। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग एंड जय हिंद सभी लोगों को। क्या मेरी आवाज मिल रही है? एक बार जरा कंफर्म करेंगे। मुझे आप सब लोग सुन पा रहे हैं? हेलो प्रिया, यस, गुड इवनिंग। तो मैं समझता हूं कि आप सबको मेरी आवाज मिल रही होगी। आप सब लोग ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर होगा। यस, विपिन देसवाल, बिन्नू मेहरा, प्रिया एंड ऑल। तो आज श्याम चौधरी, आज अपनी ये फर्स्ट क्लास है हिंदी की। समान हिंदी हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं, जो अगले मोटे तौर पर मान के चलिए 15-20 दिन की क्लास होगी। यस बिपिन, थैंक यू। तो ये इस क्लास में हम लोग जो राजस्थान लोक सेवा आयोग में समान हिंदी का जो पेपर है उसमें जो टॉपिक लगाए गए हैं उस पर खूब डिटेल में और अच्छे तरीके से जानेंगे, और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, प्रीवियस के क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करने के तरीके, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। आज इस क्लास में सबसे पहले हम लोग एक बार जरा सिलेबस पे भी नजर डालेंगे कि सिलेबस एग्जाम का क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए इसकी शुरुआत हम लोग पहले सिलेबस से करते हैं। ठीक है ना? ऑल गुड, सब ठीक है, क्लियर है आपके? ठीक है ना? ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। ऐसे सिलेबस आप सबने मोटे तौर पे देखा ही होगा कि आरएएस का सिलेबस क्या है। इसमें फोर्थ पेपर है समान हिंदी का, जिसमें 120 अंक का है और 120 अंक के ये मार्क्स ऐड होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 120 अंक ना गंवाएं और इसका अच्छे से करें। हिंदी आसान है, हिंदी हमारी अपनी जबान है, अपनी भाषा है। हम सब लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, तो अपनी भाषा, उसका व्याकरण, उसका साहित्य और निबंध लेखन, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हमें ये चीजें आनी चाहिए। और चूंकि हिंदी भाषी प्रदेश में हमें काम करना है, यानी कि आप सबको सिलेक्शन के बाद काम करना है, इसलिए भी आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आपको हिंदी की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। लिखने, पढ़ने, पत्र लेखन, भाषा का प्रयोग, इन सब की जानकारी आपको अच्छे से हो। और इसके लिए एक टेस्ट पेपर रखा गया है और उसमें कुछ ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जिन टॉपिक के जरिए आपकी जांच हो सके कि हिंदी भाषा पर, जिसके अंतर्गत शब्द प्रयोग है, वाक्य है, लेखन है, जिसमें पत्र लेखन है, पल्लवन है, संक्षेपण है और निबंध लेखन है, इन सब के जरिए आप अपनी भाषा को ठीक से जाने और आपकी भाषा की जांच हो सके। ये एग्जाम का पर्पस है। ठीक है ना? इसमें सिलेबस में जो चीजें दी गई हैं उसमें सबसे पहला है शब्द ज्ञान एवं प्रयोग। खंड अ, 3 खंडों में है, खंड अ, ब, स। खंड अ में 50 अंकों का ये शब्द और बाकी चीजें इसमें शामिल की गई हैं। शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, यानी कि जो शब्द हैं उन शब्दों का किस किस रूप में, शब्द के रूप कौन कौन से हैं और किन किन रूपों में उसका प्रयोग होता है। ठीक है ना? हम जानते हैं कि हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, अक्षर या वर्ण है, और उससे फिर शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं। तो जो शब्द है किसी भी भाषा का आधार है, शब्द संपदा। तो पहले हमसे उम्मीद ही की जाती है कि हम शब्दों के विभिन्न रूपों को जाने, शब्द के कितने रूप हैं और कितने तरह के उसके प्रयोग हैं, और फिर उसके बाद आगे की चीजों पर हम देखें।
तो शब्द के विभिन्न रूप और उसके प्रयोग। उसके बाद एक शब्द निर्माण भी हम लोग को पढ़ना है। शब्द के हमारे स्रोत दो हैं। एक तो शब्द का स्रोत है कि हमने विभिन्न तरीके से शब्दों को हासिल किया है। तत्सम से लिया है, तद्भव है उसका बिगड़ा रूप, देशज शब्द है, विदेशज शब्द है। हमारे शब्द के चार स्रोत हैं। इन्हीं चार स्रोतों से हमें शब्द मिले हैं, जिस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उन चारों के अलावे हम कुछ और भी तरीकों से शब्द बनाते हैं, और उन तरीकों में है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो हमें संधि भी पढ़ना है, समास भी पढ़ना है, उपसर्ग भी पढ़ना है। तो उपसर्ग और प्रत्यय को हम जानेंगे कि कैसे शब्द बनते हैं, इनके कार्य कैसे हैं, प्रकार कैसे हैं, चेष्टाएं और बाकी सब। शब्द प्रयोग में हमें संधि भी पढ़ना है, समास भी हम लोग एक बार देख लेंगे ताकि हम जान पाए। संधि और समास दोनों देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। आप सब लोग अपनी बात कहिएगा, मुझे पता चलते रहे कि आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं। तो आप सब लोग अपनी बात भी कहते रहिएगा बीच बीच में, ताकि मुझे मालूम चल सके कि आप सब लोग, मेरी आवाज आप सबको मिल रही है, ठीक है ना। तो ये भी है इसमें शब्द में संधि, समास और यहां उपसर्ग, प्रत्यय, ये हम लोग देखेंगे। इसके अलावे है वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग, हिंदी की स्पेलिंग गलतियां हम लोग करते हैं लेखन में, और वाक्य शुद्धि यानी कि सेंटेंस की गड़बड़ियां। तो इसको भी हम लोग जानेंगे कि कैसे सेंटेंस में क्या हम गड़बड़ करते हैं और स्पेलिंग मिस्टेक हम करते हैं शब्दों में। इसकी वर्तनी की त्रुटियां क्या हैं, उनके प्रकार किस तरह के हैं, और वाक्य शुद्धि कैसे करें। वाक्य में जो व्याकरण के और तमाम तरह के होते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। सर आज से ही नोट्स बनाने हैं क्या? हाँ, टॉपिक पे आएंगे तो नोट्स बनाइएगा प्रिया। अभी तो मैं थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर दूं, फिर मैं आपको नोट करवाऊंगा सारा कुछ बोर्ड पे। लेकिन पहले मैं थोड़ा आपको डिस्कस कर रहा हूं ये कि आप जानिए। सिलेबस को एक बार खूब अच्छे से समझ लीजिए। तो एक तो ये है कि वाक्य शुद्धि और उसकी कैसे हम लोग उसको ठीक करेंगे, कहां कहां गड़बड़ियां होती है वगैरह। इसके बाद हमें भाषा के प्रयोग में दो चीजों को पढ़ना है, लोकोक्तियों को और मुहावरे। इसके अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, विभिन्न पक्ष क्या है, महत्व क्या है, अंतर क्या है, वगैरह वगैरह। मुहावरे और लोकोक्तियां, ठीक है ना। मुहावरे और लोकोक्तियां भाषा के चमत्कार को बढ़ाते हैं। जब हम भाषा में मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं तो हमारी अभिव्यक्ति सुंदर हो जाती है, ठीक है ना। जैसे हम लोग किसी को कहते हैं कि वो पैसा लेकर भाग गया, नीरव मोदी देश छोड़कर चला गया मान लीजिए, और उसको हम लोग कहते हैं कि नीरव मोदी ने घोटाला करके 9-2-11 हो गए। तो मुहावरे का प्रयोग कर लिया तो थोड़ा भाषा अच्छी हो गई, प्रभावशाली हो गई। तो मुहावरे मुहावरे अपने आप में कंप्लीट होते हैं, मुहावरे अधूरे होते हैं, लोकोक्तियां कंप्लीट होती हैं, अपने आप में पूरा अर्थ देती हैं। तो मुहावरों का प्रयोग भी करते हैं हम लोग और लोकोक्तियों का प्रयोग भी करते हैं, जिससे भाषा अच्छी हो जाए। सर क्लास का टाइमिंग रोज यही रहेगा क्या? यस, 4 से 5:30 क्लास की टाइमिंग 4 to 5:30 होगी। डेढ़ घंटे की आपकी क्लास होगी, ठीक है। और आप सब लोग माइंड मेकअप करके रहेंगे इस टाइम पे और डेली क्लास करेंगे। ये क्लास मैं आपको बता दूं कि ये क्लास केवल हम लोग हिंदी, समान हिंदी पे ही बात नहीं करेंगे। ये क्लास आपकी भाषा शैली सुधारने में उपयोगी होगी। ये क्लास आपके लेखन शैली में सुधार करेगी। ये क्लास आपकी भाषा ठीक करेगी, बोलने लिखने दोनों में आप में बदलाव आएगा। और आप न केवल समान हिंदी बल्कि जीएस में भी आंसर लिखने का
तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आंसर्स उत्तर कैसे लिखते हैं। आपकी भाषा अच्छी होगी, उत्तर लेखन की शैली अच्छी होगी, तो आप बहुत बढ़िया चीजों को जान पाएंगे। यस, मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना पर्याप्त होगा। नोट्स भी मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। श्रीमद् भागवत गीता का शिष्य, चलिए स्वागत है आपका। तो ये आपको मैं डेली आपके नोट्स भी मिलेंगे और टॉपिक भी मैं बताऊं। तो इस क्लास को केवल इतना मत समझिएगा कि ये समान हिंदी की क्लास है और इसमें केवल व्याकरण पढ़ाया जाएगा, नहीं। उतना बोरिंग तरीके से नहीं, मैं बहुत अलग तरीके से मैं आपको चीजों को बताऊंगा जिससे कि आप उसे अपनी भाषा में सुधार करने में भी उपयोग कर पाए, ठीक है। तो ये चीजें यहां हम लोग करेंगे। एक है लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग, दूसरा है समानार्थ, हिंदी परिभाषा शब्दों के समानार्थ शब्द, और एक यहां आ गया है, इधर नीचे आना चाहिए, हिंदी के पारिभाषिक शब्द। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम लोग कहते हैं टर्मिनोलॉजी, यानी कि जिनकी परिभाषा है, ठीक है। तो पारिभाषिक शब्द इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सब प्री में तो हिंदी नहीं थी, हाँ प्री में नहीं है, जहां है वहां के लिए पढ़िए। ये फोर्थ पेपर में है, चौथे पेपर में समान हिंदी समान अंग्रेजी, ठीक है ना। तो ये देखिए, जो टर्मिनोलॉजी है, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी, उनका पारिभाषिक शब्दों के अर्थ पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक शब्द है स्थगित, है ना, स्थगित, या स्थानांतरण, स्थानांतरण, ट्रांसफर, स्थगित, पोस्टपोन्ड। तो ऐसे टर्म हैं, उन टर्म के आपको आशय बताना है कि इसका टर्म का क्या आशय है। तो इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। इसके बाद भाग ब है, दूसरा भाग है ये, भाग ब। इसमें भी 50 अंकों का हमसे पूछा जाएगा। सबसे पहले पूछा जाएगा संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण को ही कहते हैं संक्षेपण। संक्षिप्तीकरण ही संक्षेपण है, ठीक है ना। और संक्षेपण आपकी भाषा की कुशलता जांचने के लिए होती है कि आप किसी बात को कम में कैसे कह सकते हैं। संक्षेपण एक कला है, एक आर्ट है, जिसके जरिए आप भाषा को कम से कम शब्दों में अभिव्यक्त करने की शैली सीखते हैं, जो आपको आपके एग्जाम के बाद भी काम आता है। आप जब कोई पत्र ड्राफ्टिंग करते हैं या कुछ लिखते हैं तो वहां भी इसका काम आता है, ठीक है ना। हाँ, यस प्रिया, कम शब्दों में अपनी बात को अच्छे से कह पाना या समझ पाना संक्षेपण कहलाता है। वेरी गुड सर, मेरे 64 क्वेश्चंस हैं, प्री हो जाएगा मेरा। अब ये सब तो मुझसे मत पूछिए, क्योंकि मैं उन सब पे नहीं बात करता हूं या उस पे नहीं जाता हूं, इसीलिए ये आप मुझसे मत पूछिए। मुझसे आप लिखने और इस टॉपिक को लेकर पूछिए, वो अलग बताएंगे लोग, ठीक है ना। मुझे कट ऑफ के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। तो संक्षेपण एक कला है।
आपने प्रिया ठीक लिखा है। कम में अपनी बात कैसे कहे, जैसे संक्षेपण में क्या होता है, अमूमन जो पैराग्राफ जो पैसेज दिया जाता है, ये मुझसे मत पूछिए क्योंकि मुझे आरएएस का मुझे वहां का आइडिया नहीं है कि कितने कटअप पे जाएगा। ठीक है, सर पीपीटी से पढ़ाओगे या नोट्स बनाओगे? नोट्स पढ़ाऊंगा श्याम चौधरी। आज पीपीटी लगाया है इसलिए क्योंकि अभी पीपीटी खत्म हो जाएगा, मैं पीपीटी से नहीं पढ़ाऊंगा बल्कि आपको लिख के नोट करके पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, ये पीपीटी सिलेबस के लिए लगाया है ताकि आपको एक बार सिलेबस मालूम चल जाए। बाकी मैं आपको सारी बातें लिख लिख के पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। तो संक्षेपण जो है, संक्षेपण का मतलब होता है कम शब्दों में अपनी बात कहना, और एक अधिकारी से ये अपेक्षा की जाती है कि वो कम से कम शब्दों का प्रयोग करे। जैसे संक्षेपण में होता है कि 100 शब्द में कोई बात कही गई है, आप इसका 1/3 करके 33 शब्द में आप लिख दें, इसी को संक्षेपण कहते हैं। और 1/3 शब्दों में जब आप लिखें 100 शब्दों की बात को 1/3 में 33 शब्दों में, तो आप उसमें से कुछ काट छाट नहीं करते बल्कि सारी बातों का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो उसमें डाल दें। हाँ, पीपीटी से पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। मैं पीपीटी से अभी सिलेबस बताऊंगा, फिर अभी हम लोग लिख के ही पढ़ेंगे। तो ये है सिलेबस, पहले जान लीजिए। फिर एक आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, उसके अलावा और सारे कार्यालय पत्र, अर्धशासकीय और जितने भी पत्र के प्रकार हैं, उन सब पत्रों पर हम लोग बातचीत करेंगे। मैं यहां लिखवाऊंगा भी, बनवाऊंगा फॉर्मेट, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। उसके बाद एक है ट्रांसलेशन, अनुवाद। ये भी पूछा जाता है। अंग्रेजी में पैसेज दिया रहेगा और अंग्रेजी पैसेज का आपको हिंदी करना है। ठीक है ना, अंग्रेजी पैसेज का हिंदी करना है। तो अनुवाद की भी एक कला होती है, अनुवाद कला मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है। इसके बाद है निबंध लेखन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। निबंध लेखन वैसे तो 20 अंकों का है और शब्द सीमा बहुत कम है, 250, यानी कि 2 पेज का, 2 ढाई पेज में 250 शब्द हो जाएंगे, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी निबंध लिखने की एक कला है, वो मैं आपको बताऊंगा कि निबंध कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आज से टॉपिक भी शुरू कर रहे हैं और इस पर हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है, कैसे इसको पढ़ना है। तो मैं आज से ही आपको लिख के ही पढ़ाऊंगा, मैं पीपीटी से नहीं पढ़ाऊंगा। पीपीटी में केवल हमने दिया है, सिलेबस दिया है। ठीक है ना। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी में 3 बातें आती हैं मुख्य रूप से, इस बात को समझ लीजिए। 3-4 बातें मुख्य रूप से। एक तो है भाषा, जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले भाषा का परिचय, है ना। भाषा का परिचय, हम सबसे पहले किसी भी भाषा को पढ़ते हैं तो भाषा, और भाषा के परिचय में 2 चीजें आती हैं। कोई भी भाषा पढ़ते हैं हम लोग तो उद्भव और उसका विकास। ठीक है ना, भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ, ये हम उसमें देखते हैं। कोई भी भाषा पढ़िए तो सबसे पहले उसका परिचय पढ़िए। हिंदी भी हम लोग पढ़ेंगे। मेरी हैंडराइटिंग आप सबको दिख रही है ना, कुछ ज्यादा छोटा तो नहीं है, वरना मैं थोड़ा साइज बड़ा कर दूंगा इसका। सही है, साफ साफ है ना? एक बार मुझे बताइएगा। तो भाषा का परिचय सबसे पहले। दूसरी बात, इसकी ध्वनि विशेषता, ध्वनिगत। ध्वनिगत विशेषताओं पे हम लोग बात करेंगे। इस भाषा की ध्वनियां कैसी हैं, अल्फाबेट्स कैसे हैं, इस पर। नंबर 3, व्याकरण। हिंदी व्याकरण। और नंबर 4, लेखन। लेखन जिसमें कि 2 चीजें हमें पढ़ना है, 2-3 चीजें पढ़नी है लेखन के तहत।
पत्र लेखन और निबंध लेखन। पत्र लेखन और निबंध लेखन। तो यही चार बातें हैं, किसी भी भाषा को पढ़ते हैं हम तो ये चार चीजें हमें ध्यान में रखनी होती, याद रखिएगा। 4 पेज का निबंध लिख कर आना, और अब एग्जाम वाले बोलते हैं छोटा निबंध लिख। हाँ, यस यस, लेकिन ये छोटा है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये स्कूल वाले निबंध नहीं है ना। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बिहारी आपके राजस्थान के कवि हुए, जयपुर में रहते थे, उन्हीं बिहारी की ये पंक्ति है। तो ये छोटा है लेकिन गंभीर लिखना है। वो स्कूल के दिनों में तो लिखते थे कि अगर पढ़ के गए हैं गाय पर निबंध और पूछ दिया मित्र पे लिखना है, तो मित्र का निबंध स्टार्ट करके गाय वाला जितना याद किया है सबको उसमें डाल देते थे। तो स्कूल के दिनों की बात अलग थी प्रिया। यहाँ ये आपके निबंध जो है, आपके गद्य लेखन का टेस्ट है कि आपके गद्य पे कितना पकड़ है। निबंध को कहते हैं कि गद्य की कसौटी है निबंध, यानी कि प्रोज राइटिंग में, गद्य लेखन में आपको कितना आता है, कितनी समझ है, इसका टेस्ट है निबंध। तो बहुत अच्छा निबंध लिखना। तो याद रखिएगा ये कितनी बातें हैं, ये सारी बातें हैं, चार बातें हैं जिनमें जिनको हम लोग पढ़ेंगे। यस, मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि बिहारी जी, सही बात। हाँ, बहुत लोग बिहारी को बिहार के कवि समझ लेते हैं, बिहारी से समझ लेते हैं कि वो शायद बिहार के रहने वाले होंगे, लेकिन वो बिहार के नहीं थे, बल्कि आपके जयपुर के रहने वाले थे। यस, हितेश डांगी, वेलकम। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कुछ कुछ बीच बीच में अपने लिखते भी रहिए हालचाल, मतलब सब्जेक्ट टॉपिक से रिलेटेड कुछ लिखते रहिएगा, तो मुझे आइडिया लगता रहेगा कि आप कितना सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो समान हिंदी में ये चार बातें हम लोग को पढ़नी है, इन्हीं चारों के अंदर पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आज हिंदी का परिचय। हिंदी का परिचय। हिंदी का परिचय, ठीक है ना, इससे हम लोग बात शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी का जो हिंदी शब्द कैसे बना, अगर इस पर हम लोग बात करें थोड़ा, एक बार शायद आप जानते भी हों, हिंदी शब्द की उत्पत्ति अगर हम लोग कहें कहां से हुई, तो ये हिंदी शब्द बना है सिंध से। सबसे पहले भारत में ईरानी आए, और ईरानी पश्चिम सिंध नदी को पार करके आए थे। उन्होंने सिंध नदी को देखा, लेकिन उनके यहां सौ लिखा तो जाता है, लेकिन उच्चारण में ह होता है ना, ठीक है ना, याद रखिएगा। ईरानी, ईरानी शब्द, ईरानियों ने इसका प्रयोग किया, सिंध नदी पार करके आए और सिंध को उन्होंने कहा हिंद, हिंद कहा, और फिर यहां रहने वाले लोगों को उन्होंने कहा हिंदी, हिंदी लोग, हिंदी, ठीक है ना। और हिंदी शब्द बना सिंध से, सिंध से हिंद, हिंद से हिंदी। सबसे पहले तो ये आप जानिए कि हिंदी की कहां से आई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर आप देखें तो हिंदी का एक वर्ण है, एक लेटर है, ये श, मूर्धन्य स, और ये मूर्धन्य स का उच्चारण इससे शब्द बनता है जैसे षड्यंत्र, लेकिन बहुत लोग बोलियों में इसको बोलते हैं खड़यंत्र, है ना, बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं खड़यंत्र। तो जैसे श को ख बोलते हैं, वैसे ही ईरानी भाषा में लिखते स है और उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं ह। तो सिंध नदी पार करके वो आए
तो सिंध नदी को उन्होंने हिंद कहा और हिंद के रहने वाले लोगों को हिंदी कहा। ठीक है ना? तो ये हिंदी असल में भाषा का नाम नहीं है, बल्कि हिंद के उस तरफ रहने वाले लोग यानी कि इधर रहने वाले लोगों के लिए हिंदी शब्द चला। तो हिंदी के दो अर्थ हैं, याद रखिएगा। एक हिंद के लोग, एक हिंद के लोग, एक इसका अर्थ हुआ हिंद के लोग, और दूसरा अर्थ है हिंदी भाषा के रूप में। हिंदी भाषा के रूप में इसका प्रयोग। ठीक है? तो इस तरीके से हिंदी शब्द का प्रयोग चलता है दो अर्थों में। एक यहाँ के हिंद के लोग, आपने सुना होगा अल्लामा इकबाल का एक गीत है, सबसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसमें उन्होंने लाइन लिखी है कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। है ना? हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदी है हम यानी कि हम लोग हिंद के रहने वाले लोग हैं। तो हिंदी हिंद के लोगों के लिए, हिंद के लोग और हिंदी भाषा के लिए इसका प्रयोग हुआ। ठीक है ना? तो पहली चीज तो आप इसको जानें कि इस रूप में ये हमारे यहां इसका प्रयोग शुरू होता है। हिंदी का जो विकास है, उद्भव और विकास है, उसका समय मोटे तौर पर, हिंदी का उद्भव मोटे तौर पर 1000 ईस्वी से मानी जाती है। 1000 ईस्वी से हिंदी का उद्भव होता है। और हिंदी की मूल जननी जो है, जिसे हम हिंदी कहते हैं, हिंदी की मूल जननी, नाम तो बेशक 1000 में पड़ा इसका, लेकिन ये भाषा ये कहां से निकली है? तो इसकी मूल जननी, जहां से ये भाषा निकली है, उसकी मूल जननी है संस्कृत। हिंदी की मूल जननी संस्कृत है, संस्कृत से निकली है हिंदी। लेकिन हिंदी की पूर्ववर्ती, हिंदी जहां से जिस भाषा से विकसित हुई है, हिंदी की पूर्ववर्ती भाषा या हिंदी का विकास, हिंदी की जननी, मूल जननी तो संस्कृत है, लेकिन हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? हिंदी का विकास या कह लीजिए पूर्ववर्ती भाषा, हिंदी के पहले की पूर्ववर्ती भाषा, पूर्ववर्ती यानी कि पहले की भाषा कैसे निकली है? हिंदी अपभ्रंश से निकली है। अपभ्रंश, औभट से हिंदी निकली है। अपभ्रंश और औभट, ये दो हिंदी की पूर्ववर्ती भाषाएं हैं। मैं इस पर बात करूंगा। अपभ्रंश और औभट से हिंदी निकली। मूल जननी, सवाल पूछा जाता है, ये सब याद रखिएगा। हिंदी की मूल जननी संस्कृत है और हिंदी की ठीक पहले की भाषा अपभ्रंश और औभट है, उसी से निकली है हिंदी। क्या लिखा है सर? आज की क्लास की पीडीएफ दिलवा देंगे प्लीज। हाँ ठीक है। और क्या प्रिया लिख रही है कि सर अभी भी गुजरात में और पश्चिम राजस्थान में 100 को हा बोला है। अच्छा, ओके। हाँ, बोलियों में अभी भी कई सारे शब्द उसमें इस तरीके से प्रयुक्त होते हैं। तो हिंदी का विकास किससे हुआ है? पूर्ववर्ती, उसकी पूर्ववर्ती भाषा कह लीजिए, पूर्ववर्ती भाषा मैं लिख दूं, पूर्ववर्ती भाषा अपभ्रंश और औभट। क्लियर है सभी लोगों को? जो ना समझ में आएगा खूब बढ़िया से पूछिएगा, मैं सारी बातें बताऊंगा आपको और खूब अच्छे से एक बार भाषा को समझ। तो हिंदी विकसित हुई है ईरानी शब्द से, सिंध से हिंद, हिंद से हिंदी। और हिंदी के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग चलता है। सॉरी, हिंदी के लिए, हिंदी के अन्य नाम, हिंदी के अन्य नाम, हिंदी विकसित हुई तब से हिंदवी, है ना, हिंदवी, हिंदुई, हिंदुई, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हिंदी, हिंदवी, हिंदुई, हिंदुस्तानी,
हिंदी भी लिख लीजिए, हिंदी। ये सब नाम इसके मिलते हैं हिंदी के, अलग अलग दौर में अलग अलग नाम रहा, ठीक है ना। मध्यकाल में इसको हिंदुई, हिंदुई, हिंदुस्तानी, ऐसे नामों से आधुनिक काल में हिंदी इसका नाम पड़ा। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ, टूटा बिखरा हुआ। जो संस्कृत से बिगड़ा हुआ रूप है भाषा का, उसको अपभ्रंश कहा। तो हिंदी के ये सब नाम है। हिंदी को, हिंदी से मिलती जुलती भाषा उर्दू है। मैं उर्दू के बारे में बता दूं। उर्दू, उर्दू भी हिंदी से, उर्दू भी हिंदी और फारसी से विकसित भाषा है। हिंदी और फारसी से विकसित भाषा है उर्दू। और जब हम हिंदुस्तानी कहते हैं तो उसमें हिंदू उर्दू दोनों मिली हुई। भारत में हम लोग कहते हैं हिंदुस्तानी भाषा। जब हम कहते हैं हिंदुस्तानी भाषा, तो इसका मतलब होता है हिंदी प्लस उर्दू। ये मिश्रित भाषा को कहते हैं हिंदुस्तानी। तो ये भी याद रखिएगा, मिश्रित रूप कह लीजिए, मिश्रित या मिश्रित रूप हिंदुस्तानी कहलाती है। हिंदुस्तानी भाषा का मतलब है हिंदी और उर्दू, ठीक है। अब हिंदी का कैसे उद्भव हुआ, हिंदी कैसे निकली है, इसकी पूरी कहानी भी आपको मैं बताऊं, ताकि आप जानिए कि हिंदी कैसे निकली है, ठीक है ना, संस्कृत से कैसे हिंदी विकसित हुई। ठीक है। आइए अब जरा इसके इतिहास को देखते हैं कैसे विकसित हुई। देखिए, जरा पूरा हिंदी का, जरा हिंदी का उद्भव और विकास देखिए। हिंदी का उद्भव और विकास। ठीक है, हिंदी का उद्भव और विकास। देखिए, हिंदी दुनिया में, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको जाता हूं, थोड़ा बैकग्राउंड में आप देख लीजिए जरा। विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? विश्व में प्रचलित भाषाएं, विश्व में प्रचलित भाषाएं, विश्व में प्रचलित भाषाओं की संख्या लगभग 3,000 है। लगभग 3,000 विश्व में प्रचलित भाषाएं 3,000 लगभग। इनको, इन भाषाओं को, इन भाषाओं को साम्यता और समानता के आधार पर, समानता और साम्यता के आधार पर के आधार पर 10 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया। 10 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। लिखते जाइएगा आप सब लोग। विश्व में प्रचलित भाषाओं की संख्या लगभग 3,000 है। इन भाषाओं को साम्यता और समानता के आधार पर 10 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है।
10 भाषा परिवार में वर्गीकृत किया गया है। भारत में अगर हम लोग देखें तो भारत में 4 भाषा परिवार की 4 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। 4 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। कौन कौन से भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, ये आपको नीचे में लिखवा रहा हूं। 10 दुनिया की, समझ लीजिए पहले, दुनिया की जितनी भाषाएं हैं उनको समानता के आधार पर 10 भाषा परिवार, लैंग्वेज फैमिली में डिवाइड किया गया है। और उस लैंग्वेज फैमिली में से 4 फैमिली की भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा परिवार है भाषा का, वो है भारोपीय, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। और उसी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की एक भाषा संस्कृत है, और उसी संस्कृत से हिंदी। ठीक है ना? तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूं कि कैसे आप चीजों को जानिए। तो भारत में 4 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं, मुझे बताइएगा। नोट कर रहे हैं आप सब लोग ना? कौन कौन सी 4 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं भारत में? एक तो भारोपीय, भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार, इसी से निकली है संस्कृत, और इसी संस्कृत से निकली है हिंदी। नंबर 2, द्रविड़, द्रविड़ भाषा परिवार। इससे दक्षिण भारत की भाषाएं, दक्षिण भारत की भाषाएं इससे निकली हैं, जिनमें 4 है, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार से है। नंबर 3, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। चीनी तिब्बती भाषा परिवार एक भाषा परिवार का नाम है। ये सब फैमिली है, जैसे हमारे पड़ोस में फैमिली रहते हैं, अलग अलग फैमिली, शर्मा जी और वर्मा जी है ना, सिंधिया जी, वैसे ही अलग अलग फैमिली है ये सारा। तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार, ये सब नॉर्थ ईस्ट की, उत्तर पूर्वी भारत की, उत्तर पूर्व की भाषाएं इसी से निकली हैं, इसी भाषा परिवार में आती हैं। और एक है ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। जो जनजातीय भाषा, आदिवासी भाषा या जनजातीय भाषा, जनजातियों की भाषा, संथाल, मुंडा, भील, कोल, जनजातीय भाषाएं इसी से निकली। तो 4 भाषा परिवार है जिसमें भारत की भाषाएं, 4 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। हमें इन तीनों से कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है भारोपीय परिवार से, क्योंकि इसी से संस्कृत निकली है, और इसी संस्कृत से क्या निकली है, हमारी हिंदी निकली है। तो हमसे सवाल पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं, क्योंकि इसी बैकग्राउंड से हम लोग आएंगे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, औभट पे आएंगे, और उस पर भी सवाल पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं। ठीक है ना? क्लियर है सबको? 3-4 भाषा परिवार की भाषाएं बोले जाते हैं। 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है भारोपीय भाषा परिवार। क्लियर है? अब आ जाइए, जरा हम देखते हैं भारोपीय भाषा परिवार को। सॉरी, भारोपीय भाषा परिवार है ना, भारोपीय भाषा परिवार जिसे हमारी हिंदी निकली है।
इसको हम लोग कहेंगे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। ठीक है ना, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, इसी से निकली है संस्कृत। समझ आ गया? यस प्रिया। बाकी लोग भी लिखिएगा, करीना चौहान, यस गुड इवनिंग। बाकी लोग भी लिखते रहिएगा अपनी अपनी बातें, और कहीं कोई दिक्कत आए तो बेहिचक लिखिएगा, तो मैं आपको दूसरे तीसरे तरीके से भी बता दूंगा। ठीक है ना? अगर नहीं, अगर 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 समझ में नहीं आया तो मुझे बोलिएगा, मैं फिर से दोबारा आपको बताऊंगा, दोबारा आपको समझाऊंगा। ठीक है? तो भारतीय भाषा परिवार, भारतीय भाषा परिवार के कई ब्रांचेज हैं, और उसी में से एक ब्रांच है भारतीय आर्य भाषा का ब्रांच है। ठीक है ना? जैसे मैं बताऊं कि भारतीय भाषा परिवार के 3 ब्रांच हैं। एक एक है भारत ईरानी भाषा है, या इसी इसी का ऐसे लिख लीजिए, ऐसे ज्यादा ज्यादा वो उसमें नहीं जाना है, लिख लीजिए कि भारतीय परिवार, भारतीय परिवार की एक उपभाषा है, एक भारतीय भाषा परिवार की या भारतीय परिवार की एक उपभाषा है आर्य भाषा, या इसको कह लीजिए ऐसे, भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषाएं, भारत की जितनी भाषाएं हैं उनको कहते हैं भारतीय आर्य भाषाएं। और भारतीय आर्य भाषाओं को भी 3 खंडों में बांटा गया है। भारतीय भाषा परिवार जिसमें कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली है, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, इटालियन, जितने भी लैंग्वेज हैं वो सब मिलते जुलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, भारत और यूरोप की भाषाएं कैसे एक हैं, ये पूरा का पूरा भारत और यूरोप है, ये यूरोप है और ये इंडिया है ना? अगर आप देखेंगे तो ये ये इसकी लैंग्वेज दोनों मिलती है। जैसे देखिए, आप एक एग्जांपल दे रहा हूं, मां शब्द है, मां, मां के लिए हमारे यहां संस्कृत में क्या है? मातृ। सारी लैंग्वेज में आप जाइएगा, मां के लिए, सॉरी, मां के लिए मां से ही शुरू है, मदर, है ना? मध्य एशिया में अरबी फारसी में कहते हैं मादर। मां से, मां सब सब जगह मां, मां से ही मां के लिए शब्द है सारी भाषाओं में। मॉम, है ना? इंग्लिश में मॉम कहते हैं, मॉम, कहीं कहीं मम्मी कहते हैं। तो ये सिमिलरिटीज है, इस सिमिलरिटी के आधार पर हम लोग भारत और यूरोप की भाषाओं को एक मानते हैं, और उसी की एक शाखा है भारतीय आर्य भाषा, जिसको हम लोग आर्य भाषा कहते हैं। और उसी भारतीय आर्य भाषा की सबसे पहली भाषा है, वो है संस्कृत। और उस संस्कृत और उस संस्कृत से निकली है हमारे अन्य आर्य भाषा। ठीक है? तो आइए देखते हैं, जरा जरा आर्य भाषाओं को देखिए, ऐसे कर लीजिएगा, आर्य भाषाएं, भारतीय आर्य भाषाएं लिख लीजिए, उसका पूरा नाम ऐसे है। भारतीय आर्य भाषाएं, इनको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। मैं ऐसे करता हूं, रुक जाइए, मैं थोड़ा इसको दूसरे डिजाइन से बनाता हूं ताकि आपको आसानी से
भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषा को तीन हिस्सों में बांट दिया जाता है, सुविधा के लिए, समझने के लिए। भारतीय आर्य भाषाओं को तीन हिस्सों में बांटा जाता है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तीन हिस्सों में भारतीय आर्य भाषा को बांटा जाता है सुविधा के लिए, इसके पूरे विकास को। प्राचीन जो है, इसमें पहला है वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत जिसका समय है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। यहां नहीं आएगा, यहां लिखता हूं। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और इसी में दूसरी भाषा है लौकिक संस्कृत, जो वैदिक संस्कृत से थोड़ा ही आसान है। लौकिक संस्कृत यह है 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व, यहां ईसा पूर्व छूट गया है, यहां ईसा पूर्व। ईसा पूर्व यानी कि बीसी। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में दो भाषाएं आती हैं, वैदिक संस्कृति और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। आर्य भाषा की उत्पत्ति आर्यों से मानी जाती है क्या? हाँ, आपने प्रिया अच्छा सवाल पूछा है। सर, वनडे एग्जाम के हिसाब से ये क्लास कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल करीना, बिल्कुल। ये सारा कुछ काम आएगा आपके वनडे एग्जाम में भी काम। प्रिया, आपने सही लिखा है कि इसको क्या आर्यों से इसको जोड़ा जाता है। यस, असल में आर्य जो हैं, आपको मैं बता दूं, इतिहास में हम लोग कहते हैं आर्य एक जाति। आर्य जाति नहीं थी, आर्य भाषा का नाम है, भारतीय आर्य भाषा। जो एक तरह की भाषा बोलते थे उनको आर्य कहते थे। बाद में वो जाति का नाम पड़ गया आर्य जाति। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसलिए आर्य जाति जब हम कहते हैं तो उसमें केवल भारत के लोग नहीं आते, दूसरे लोग भी आते हैं, क्योंकि वो सब उस समय आर्य भाषा बोल रहे हैं। जैसे हम लोग हिंदी कहते हैं, तो हिंदी का मतलब हिंदी बोलने वाले लोग, बाद में नाम आया। हिंदी भाषा बाद में बनी, भाषा का नाम बाद में पड़ा, पहले हिंद के लोगों को हिंदी कहा गया। ठीक वैसे ही आर्य भाषा का नाम है, इसके बोलने वालों को आर्य कहा गया। आर्य लोग, आर्य जाति। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, आपने ठीक कहा है कि आर्य भाषा की उत्पत्ति आर्यों से नहीं हुई है, बल्कि आर्य भाषा से आर्यों की उत्पत्ति हुई। आर्यों की उत्पत्ति आर्य भाषा से हुई, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाइए मध्यकाल में। प्राचीन तो हो गया, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, इनमें आइए जरा। मध्यकालीन आर्य भाषा में तीन भाषाएं आती हैं। ठीक है ना। नंबर 1 पाली, जो संस्कृत से निकली, पाली। उसके बाद नंबर 2 प्राकृत, और नंबर 3 अपभ्रंश। पाली का समय है 500 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक। प्राकृत भाषा का है पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश जो है, इसका समय है 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक। तो भारतीय आर्य भाषा की प्राचीन ये, मध्यकालीन ये, और आधुनिक में आती है हिंदी। यही हिंदी है। हिंदी, हिंदी में भी सबसे पहले आती है प्रारंभिक हिंदी।
ऐसे लिख लीजिएगा, हिंदी ही बस अभी फिलहाल लिख लीजिए, हिंदी को आगे डिवाइड करेंगे। हिंदी, इसका समय है 1000 ईस्वी से अद्यतन आज तक हिंदी चल रही है, ये हिंदी हो। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हिंदी भारतीय आर्य भाषा की किस काल की भाषा है, तो हिंदी भारतीय आर्य भाषा की आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। और हिंदी किससे निकली है? अपभ्रंश औभट से निकली है, मैं अभी बताता हूं, ठीक है ना। अब तो ये हो गया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, आधुनिक भारतीय भाषा में हिंदी, ठीक है। सर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, इसका मेंस में कुछ इफेक्ट पड़ेगा। विपिन देसवाल, पढ़ने योग्य होना चाहिए, अगर पढ़ने की योग्य नहीं है तब तो गड़बड़ है, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग पढ़ने के काबिल होनी चाहिए, पढ़ने योग्य होनी, जिसको पढ़ा जा सके, ठीक है ना। क्लियर है सबको? प्रिया एंड ऑल, क्लियर है सबको? अब आइए हिंदी पे। सर पढ़ने योग्य है सर, हाँ ठीक है, फिर तो सही है, तब कोई बात नहीं। अब हम लोग आते हैं हिंदी पे। ये तो समझ लिया ना भारतीय आर्य भाषा से कैसे निकली है। कोई ऑब्जेक्टिव सवाल या कुछ आंसर लिखने के लिए आएगा कि भारतीय हिंदी जो है किस परिवार की भाषा है, तो भारतीय आर्य भाषा की है, जिसकी मूल जननी संस्कृत है और पूर्ववर्ती भाषा अपभ्रंश औभट है। अच्छा, आप कहेंगे कि सर औभट कहाँ गई? अपभ्रंश औभट, अपभ्रंश तो है, औभट कहाँ है? तो औभट के बारे में मैं एक बात कह दूं आपको कि औभट एक संक्रमणकालीन भाषा है जो अपभ्रंश और हिंदी के बीच में है, ठीक है ना। तो यहां कर लीजिएगा, नोट लगा के लिख लीजिएगा, नोट, नोट, अवहट, अवहट इक्वल अवहट, समय लिख लीजिएगा इसका। अवहट का समय है, अवहट का समय है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, अवहट। और अवहट को हम लोग कहते हैं कि अवहट अवहट एक संक्रमणकालीन भाषा है, एक संक्रमणकालीन भाषा जो अपभ्रंश एक संक्रमणकालीन भाषा जो जो अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी, प्रारंभिक हिंदी के मध्य आती है। तो याद रखिएगा कि अवहट इन दोनों के बीच की भाषा है, अपभ्रंश और हिंदी के बीच की भाषा है, इसलिए इसको कहते हैं एक संक्रमणकालीन भाषा जो अपभ्रंश और अवहट अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी के मध्य आती है, इसीलिए इसको कहते हैं संक्रमणकालीन भाषा, ठीक है ना। याद रखिएगा कि अपभ्रंश के बाद अवहट आती है, उसी के बीच में 900, देखिए इसका समय है 500 से 1000, इसका बीच में ही शुरुआत है 900 से, और हिंदी के आगे तक चलती है 1100 ईस्वी तक चलती है। जब हिंदी चल रही थी तो अवहट भी चल रही थी। और पुरानी हिंदी जो है हमारी, हिंदी की शुरुआत, उसमें अपभ्रंश अवहट के शब्द भारी पड़े, क्योंकि ये भाषा अपभ्रंश अवहट से ही विकसित हुई है। मैं लिखवा भी दूं कि प्रारंभिक हिंदी, यहां ऐसे लिख लीजिएगा, प्रारंभिक हिंदी अथवा प्रारंभिक या पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी
का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश और अवहट से। अपभ्रंश और अवहट भाषाओं से, ठीक है ना। प्रारंभिक या पुरानी हिंदी एक ही है। प्रारंभिक या प्रारंभिक हिंदी का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश और अवहट से। अपभ्रंश और अवहट भाषाओं से। दूसरी बात यह भी याद रखिएगा कि अवहट जो है, अवहट भाषा को कुछ विद्वान परवर्ती अपभ्रंश भी कहते हैं। अवहट भाषा को कुछ विद्वान परवर्ती अपभ्रंश, यानी कि अपभ्रंश का ही अगला रूप है अवहट। तो कुछ लोग इसको स्वतंत्र भाषा नहीं मानते, बल्कि अवहट अपभ्रंश का ही अगला रूप कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस है, इसीलिए मैं आपको लिख रहा हूं, ये सब क्वेश्चंस है कि परवर्ती अपभ्रंश से क्या आशय है। अवधि, ब्रज, हिंदी, खड़ी बोली, अवहट। तो अवहट को ही कुछ विद्वान परवर्ती अपभ्रंश कहते हैं। परवर्ती अपभ्रंश यानी कि अपभ्रंश का आगे का रूप, ठीक है। और प्रारंभिक हिंदी, पुराने हिंदी का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश और अवहट से। क्लियर है? सर, हिंदी का अपभ्रंश तो अभी भी हो रहा है, जैसे कि हिंदी बोलते समय अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग। हाँ, यस, ये बात सही है प्रिया, कि अपभ्रंश यानी कि बिगड़ा रूप, हिंदी का भी अपभ्रंश प्रयोग में हम लोग देखते हैं। ये भी यहां भी इसका रूप हम लोग देखते हैं। क्लियर है? अब आइए जरा हिंदी का विकास देखिए जरा। हिंदी जो 1000 ईस्वी में शुरू हुई, उसका विकास अब तक कैसे हुआ है, जरा ये भी मैं आपको बताऊं। लिख लिया है, इसको आगे करूं? जल्दी बताइए अगर नहीं लिखा हो तो। ओके, लिख लिया, ठीक है, वेरी गुड। अब आइए, अब जरा हिंदी का विकास देखिए। हिंदी का विकास भी 3 रूपों में हुआ है। एक प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और एक आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी, अब इसको भी देखिए। प्राचीन हिंदी जिसको कहते हैं प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी, इसका नाम है प्राचीन भी कहते हैं, पुरानी भी कहते हैं, पुरानी हिंदी, और दूसरा प्रारंभिक हिंदी। तीनों नाम से पुकारते हैं शुरू वाली हिंदी को, प्रारंभिक हिंदी, तीनों नाम से पुकारते हैं। इसका समय है 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी। 1000 से लेकर 1400 ईस्वी तक जो हिंदी चली, उसको प्रारंभिक या पुरानी हिंदी कहा गया। मध्यकाल में जो हिंदी चली, उस हिंदी को कहा गया अवधि, है ना। उस हिंदी को मध्यकालीन हिंदी कहा गया।
अवधि, अवधि हिंदी की बोली है। इस काल में हिंदी नहीं कहा जा रहा है, अवधि कहा जा रहा है। ब्रज भाषा कहा जा रहा है। राजस्थानी भी नाम चली, राजस्थान में चलने वाली हिंदी राजस्थानी हिंदी रही। लेकिन मुख्य रूप से जो मध्यकाल में हिंदी चली वो हिंदी थी अवधि और ब्रज। इन सब का समय है, इन दोनों का समय है 1400 से लेकर लगभग लगभग ये चली है 1800 तक, लगभग चली 1800 ईस्वी तक चली अवधि और ब्रज, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। दोनों भाषाएं चली हैं 1400 से लेकर 1800। और आधुनिक हिंदी, जिसको आधुनिक हिंदी जो खड़ी बोली से विकसित हुई, खड़ी बोली, ठीक है ना, खड़ी बोली ही हिंदी की एक बोली थी। इसी खड़ी बोली से हिंदी आगे आधुनिक काल में विकसित हुई। इसका समय है 1800 ईस्वी से आज तक, यानी कि अद्यतन। तो हिंदी तीन चरणों में हिंदी को हम लोग देखते हैं। शुरू शुरू में हिंदी पुरानी, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी के रूप में जानी गई। मध्यकाल में हिंदी को अवधि ब्रज कहा गया। राजस्थानी भी चल रही थी उसी समय 1400 से 1800 तक। और फिर अवधि ब्रज सिमट गई और खड़ी बोली जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास की बोली थी ये चल पड़ी, और यही आगे चलकर हिंदी के नाम से कहलाई। मतलब हिंदी का ये वाला खड़ी बोली वाला रूप चल पड़ा, और फिर आज तक हिंदी 1000 से लेकर 1800 से लेकर अब तक वाली जो हिंदी है वो खड़ी बोली का विकसित रूप है जो हमारे प्रयोग में। क्लियर है सबको? मेरी बात समझ में आ तो रही है? क्योंकि ऑनलाइन में मुझे पता नहीं, आपसे देख नहीं पा रहा हूं मैं आप सबको, तो मुझे पता नहीं आप कितना समझ पा रहे हैं कितना नहीं। तो आप सब लोग अपनी बात कहते रहिएगा ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है ना? समझ आ गया? यस प्रिया। बाकी और बताइए, विपिन देशवाल और लोग। पता नहीं आज स्टूडेंट मुझे दिखाई कम दे रहे हैं सर, हिंदी का अपभ्रंश तो। हिंदी का अपभ्रंश भी हो रहा है, सही आपने कहा है प्रिया, हिंदी का अपभ्रंश भी हो रहा है, हिंदी भी टूट फूट रही है। हिंदी में कई भाषाओं की मिलावट हो रही है। और तो आधुनिक हिंदी खड़ी बोली, ठीक है ना, 1800 ईस्वी से अब तक। हिंदी की अगर हम लोग बात करें, ये तो हो गया हिंदी का विकास कैसे हुआ। हिंदी जिसे हम कहते हैं, असल में हिंदी एक भाषा तो है लेकिन वो अकेले नहीं बनी है, बल्कि हिंदी कैसे बनी है, 17 बोलियों से मिलकर बनी है। 17 बोलियों से मिलकर बनती है हिंदी। हिंदी को, हिंदी का क्षेत्र बहुत बड़ा है। आप सब जानते होंगे कि हिंदी 10 राज्यों में बोली जाती है। 10 राज्य को हिंदी प्रदेश कहते हैं, जिसमें हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। ये 10 स्टेट हैं जिनको हिंदी कहते हैं। और इन 10 स्टेट में हिंदी का जो रूप है वो विस्तृत है, अलग अलग तरीके से थोड़ा थोड़ा है। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं बताई गई हैं और उसकी 17 बोलियां हैं। जरा उसको भी समझ लीजिए। हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, देखिए जरा।
उपभाषाएं जरा देखिए हिंदी की, हिंदी की उपभाषा और हिंदी की बोलियां। हिंदी की देखिए कौन कौन सी 5 उपभाषाएं हिंदी की। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, और बिहारी हिंदी, और 5वां है पहाड़ी हिंदी। तो ये 5 उपभाषाएं हैं उसकी, हिंदी की। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है ना। पश्चिमी हिंदी जो है वो सौरसेनी अभ्रंश से निकली है। अगर मैं ऐसे बताऊं जरा किस अभ्रंश से निकली है, तो सौरसेनी अभ्रंश का एक प्रकार है सौरसेनी, सौरसेनी से निकली है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से निकली है। नहीं, अर्धमागधी नहीं, मागधी से, मागधी से निकली है। राजस्थानी हिंदी सौरसेनी से निकली है, सौरसेनी अभ्रंश। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी मागधी से निकली, ये अर्धमागधी, ठीक है, मैं लिख रहा था अर्धमागधी। सौरसेनी, अर्धमागधी, राजस्थानी हिंदी सौरसेनी से, सौरसेनी अभ्रंश से। बिहारी हिंदी मागधी से निकली है, और पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश से निकली है। खस प्राकृत, प्राकृत का एक रूप है खस। तो ये सारी बोलियां, ये सारे रूप यहां से निकले हैं, और इनकी बोलियां मैं अब बता दूं आपको। पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अभ्रंश से, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से, राजस्थानी सौरसेनी से, बिहारी मागधी से, पहाड़ी खस से। और इनकी बोलियां देखिए जरा। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी? हरियाणवी, हरियाणवी एक बोली है हरियाणवी। दूसरी है कौरवी, जिसको खड़ी बोली कहते हैं। कौरवी का ही नाम है खड़ी बोली, हरियाणवी खड़ी बोली। कन्नौजी, कन्नौजी के पहले ब्रज, ब्रज भाषा, कन्नौजी, और एक बुंदेली। ठीक है ना। ये 5 बोलियां निकली है पश्चिमी हिंदी से, याद रखिएगा। ये 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। हरियाणवी, कौरवी जिसको खड़ी बोली कहते हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ठीक है ना। हरियाणा, हरियाणा में बोली जाती है हरियाणवी। कौरवी खड़ी बोली का नाम है जो दिल्ली के आसपास बोली जाती है। ब्रजभाषा मथुरा मंडल में। कन्नौजी कानपुर के साइड में।
और बुंदेली बुंदेलखंड में। ये 5 बोलियां हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अगर पूर्वी हिंदी की देखें तो 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां हैं पूर्वी हिंदी की। अवधी अवध में बोली जाती है, लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक। बघेली सतना, रीवा जो इधर का इलाका है, यहां बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। तो ये 3 बोलियां हैं पूर्वी हिंदी की। राजस्थानी हिंदी में अगर देखें हम लोग तो जयपुरी, जयपुरी जिसका लोकल नाम ढूंढानी है। आप में से जो लोग होंगे उनको पता होगा ढूंढानी। उसके बाद मारवाड़ी बोली, मेवाती, मालवी, मालवी और मेवाती, ये 4 बोलियां राजस्थान की हैं। हड़ौती भी है, हड़ौती, लेकिन वो उसमें प्रमुख बोली में नहीं आती। हड़ौती प्रमुख बोली में नहीं आती। 4 बोलियां राजस्थान की हैं। जयपुरी जिसको ढूंढानी कहते हैं, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती। ठीक है, ये 4 बोलियां राजस्थान की। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये 3 बोलियां बिहारी हिंदी की है। और पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां हैं। पहाड़ी हिंदी की 2 बोलियां हैं। पहाड़ी हिंदी की है, एक है कुमाऊनी, कुमाऊनी और दूसरा है गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली। तो टोटल कितनी बोलियां हो गई? 17। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5। और बोलियां कितनी हैं? 17। कुल 17 बोलियां हैं हिंदी की, याद रखिएगा। उपभाषाएं 5 हैं और बोलियां 17 है। तो कभी आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा इनको खूब अच्छे से। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बार मैं बता रहा हूं, फिर शब्द पे आऊंगा। सिलेबस में शुरुआत शब्द से है। ठीक है, क्लियर है सबको? जरा एक बार बोल दीजिए मुझे। प्रिया, विपिन देसवाल। आज थोड़ा सा मैं हिंदी की भूमिका बता रहा हूं, हिंदी भाषा कैसे विकसित हुई। कल जब हम लोग आएंगे वर्ण, उसके वर्णमाला पे, ध्वनि पे, जो हमने पैटर्न बताया है कि सबसे पहले भाषा का उद्भव और विकास, फिर उसके अल्फाबेट्स, फिर उसके व्याकरण, और तब आएंगे हम लोग लेखन पे। तो आज मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूं। थोड़ा सा शायद आपको अगर बोझिल लगता हो तो ध्यान रखिएगा, अगर कठिनाई लगती हो तो। अदरवाइज मैं सरल शब्दों में बोल रहा हूं, समझा रहा हूं। अगर कोई कठिनाई लगती हो तो मुझे बताइए। अब अगर मैं आपको बोलूं कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, तो उसका क्रम हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं।
हिंदी भाषा का अब विकास, इन सारी चर्चाओं के बाद हिंदी भाषा का विकास का एक अगर मैं क्रम बनाऊं तो कैसा क्रम बनेगा? हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ? अगर शुरू से हम लोग लें तो आरोपीय आरोपीय भाषा परिवार, आरोपीय भाषा परिवार, उससे आगे बढ़िए तो आरोपीय भाषा परिवार, उससे आगे बढ़िए तो आर्य भाषा, आर्य भाषा से आगे बढ़ेंगे तो संस्कृत, आर्य भाषा संस्कृत है, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से प्रारंभिक हिंदी, प्रारंभिक हिंदी से मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी में नाम लिख देता हूं मैं। मध्यकालीन हिंदी का मतलब है अवधि ब्रज, उसके बाद मध्यकालीन हिंदी के बाद आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी यानी कि खड़ी बोली। तो इस ढंग से हिंदी का विकास हुआ है। आरोपीय भाषा परिवार, आरोपीय भाषा परिवार से आर्य भाषाएं, आर्य भाषा में संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से प्रारंभिक हिंदी, फिर मध्यकालीन हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी खड़ी बोली आज चल रही है। आधुनिक मध्यकालीन हिंदी में अवधि ब्रज और फिर आधुनिक हिंदी खड़ी बोली आज चल रही है। इस रूप में हमारी भाषा चल, ठीक है ना? तो भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, ये कहानी यहीं तक। ये कहानी आपको मैंने बताने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको समझ में आई होगी और हम लोग थोड़ी सी एक दो बातें और करके कल हम लोग बात करेंगे वर्णमाला पे, जिसमें मैं बताऊंगा कि हिंदी में कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं, स्वर हैं, व्यंजन है, अयोगबा हैं, फिर स्वर के कितने प्रकार हैं, व्यंजन के कितने प्रकार हैं, है ना? और अलग अलग ध्वनियों के नाम क्या क्या हैं, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। और जब वर्ण खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग आ जाएंगे किस पे? शब्द पे आ जाएंगे, क्योंकि वर्णों के योग से शब्द बनते हैं। और फिर शब्द में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, इन जितने भी भाषा के शब्दों के प्रयोग हैं, इन सब पर हम लोग बातचीत करेंगे। ओके, तो क्लियर है ना ये सबको? क्लियर है सबको? कितने लेक्चर में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? 15-20 दिन क्लास चलेगी श्याम चौधरी। अगर आप कहेंगे तो और दिन चल जाएगी, लेकिन 15-20 दिन में इसको खत्म कर देंगे। चूंकि लिख लिख के पढ़ाना है मुझे, मैं पूरी क्लास लिख के पढ़ाऊंगा, तो जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि पत्र वगैरह मैं लिखूंगा, यहाँ एक दो मॉडल लिखूंगा, मैं पत्रों के प्रकार बताऊंगा, मॉडल लिखूंगा, तो थोड़ा सा आप टाइम तो लगेगा। तो 15-20 दिन आप मोटे तौर पर मान के चलिए कि 15-20 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाए। सारी क्लास में लिख लिख के पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ठीक है ना? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग मिलते हैं। सर कितने लेक्चर?
कल हम लोग मिलते हैं और कल फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू।